आप बोल के लिखे यार। अच्छा बोल के। देखिए आज हम लोग बातचीत करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका का नामांकित स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? क्वेश्चन है और ये इंटर फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछता है एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है इंटर का फर्स्ट ईयर में। और ये जो है जो कोशिका का जो फिगर है, जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका क्वेश्चन क्या होगा कि एनिमल सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सिर्फ चित्र बनाना है इसका है, जो इसमें और साफ सुथरा रूप से और एकदम बिल्कुल साफ नाम भी लिखना है। तो चलिए इसके बारे में चलते हैं। एनिमल सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तो एनिमल सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग चल रहे हैं क्या एनिमल सेल के बारे में ऊपर बना रहे हैं। बस मेम्ब्रेन, ये जो आप देख रहे हैं कोशिका का सबसे बाहरी, एनिमल सेल का ये सबसे बाहरी लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या? लिपिड और प्रोटीन। चलिए आप लोग ये देखेंगे कि इस कोशिका के बीचों बीच यानी सेंटर में एक गोल जैसी संरचना पाई जाती है, मतलब रचना पाई जाती है। क्या? गोल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ये गोल जैसी रचना होती है जो कि दोहरी झिल्ली से बनी होती है। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक को बाहरी को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर की ओर ये आपका ये आपका ये क्या है? केंद्रक बन गया। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। और इसका ये बाहर की इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, और ये अंदर की ओर इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं आंतरिक झिल्ली या अंतर झिल्ली। क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाले को, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके
ये जो है केंद्रक जगह जगह पर कटे कटे हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, यानी कि केंद्रक छिद्र। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रक छिद्र। क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र। अब देखेंगे इसके अंदर महीन महीन धागे जैसी रचना उलझी हुई होती है। महीन धागे जैसी रचना उलझी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और इन्हीं के बीच में एक बिंदु नुमा संरचना होती है, बिंदु नुमा रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका। केंद्रिका या फिर क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रिका। केंद्रिका। देखिए अब समझेंगे, इनको यदि छोड़ दिया जाए, इनको यदि छोड़ दिया जाए तो एक हम बातचीत करेंगे कि ये पूरे कोशिका के अंदर जीवित तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या, जीवित तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य को हिंदी में हम क्या, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। क्या, जीव द्रव्य। अब देखेंगे ये जीव द्रव्य आपका दो भागों में बटा होता है। जीव द्रव्य कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन, तो सुनेंगे। सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। समझेंगे फिर से, सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाले द्रव्य को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं केंद्रक, केंद्रक के अंदर में भी पाए जाने वाले, मतलब एक पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब समझेंगे, ये सब तो मुख्य रचनाएं हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे ये एक रचना है, इनको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और इस रचना को बोलते हैं, इनसे पदार्थ का क्या होता है, इनसे पदार्थ का एंट्री होता है। और इनसे पदार्थ का क्या होता है, कोई पदार्थ क्या होता है, या तो बेकार पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, इनसे होकर के बाहर होता है, जिसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। और ये जो उंगली नुमा रचना है, ये जो देख रहे हैं आप, उंगली नुमा रचना, इसको कहते हैं माइक्रोबिलाई। क्या कहते हैं, माइक्रोबिलाई, या हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर। अब सुनेंगे, आप लोग बोलते क्यों नहीं, बोलिए। बोलेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए क्या बोले, ये जो कंडीशन है, कोशिका द्रव्य, सुनो, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो है सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक मेम्ब्रेन के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है, इस पदार्थ में
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, इसको और जूम करके हम लोग देखते हैं। हम लोग नहीं बल्कि जब ऑर्गेनेल्स का जब खोज हुआ था उस समय की बात है, जब इनको जूम करके देखा गया तो इसके अंदर में बहुत मतलब अनेकों छोटे छोटे सूक्ष्म रचनाएं पाई गई। छोटे छोटे सूक्ष्म अंगक पाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाओं। यानी क्या, फिर से कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे छोटे अंग पाए गए, जिससे हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाओं। इनके कोशिका द्रव्य के अंदर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये बात समझ में आया? तो पहले लिख लेते हैं। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा है, याद रखिए। हम पहला सेल ऑर्गेनेल्स बनाते हैं आपका, इसको कहते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद यहाँ पर जो हम चलेंगे, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। इसको क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। इसको क्या कहते हैं, जीबी। जीबी यानी गोल्जी बॉडी। ठीक है। उसके बाद ये पूरे कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, दानेदार के रूप में पाया जाता है। राइबोसोम पूरे कोशिका द्रव्य में दानेदार के रूप में पाया जाता है। कहीं कहीं राइबोसोम क्या होता है, कहीं कहीं राइबोसोम समूह में पाया जाता है। क्या होता है, समूह में पाया जाता है। उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ये आपका क्या है, राइबोसोम है। क्वेश्चन आप लोग पूछते नहीं है। राइबोसोम, ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। लेकिन कहीं कहीं पर राइबोसोम कोशिका द्रव्य में एक समूह के रूप में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। आप लोगों का चोंच क्यों बंद है ये, या पॉलीसोम बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। क्या कहते हैं, जब कोशिका द्रव्य में क्या है, पॉलीराइबोसोम मतलब क्या, कोशिका द्रव्य में जब राइबोसोम समूह में पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। और यदि कोशिका द्रव्य में आपका, देखिए इनको दो तरह से बोलते हैं। जब कोशिका मतलब बहुत सारे राइबोसोम जब एक जगह पाए जाते हैं तो उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। समझ में आया बात? यस सर। उसके बाद समझेंगे, जब ये कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े रहते हैं तब उनको राइबोसोम के रूप में जाना जाता है। और यहाँ जो है यूकैरियोटिक कोशिका के एनिमल सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये थैलीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम। ये सभी क्या है, हम बताए थे कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनेकों छोटे छोटे अंग को हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाओं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। यानी ये टोटल को जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो छोटी छोटी अनेकों सूक्ष्म रचना पाई जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे। ये आपका, फिर यहाँ पर चलते हैं। ये कंडीशन में ये क्या होता है, केंद्रक से अटैच रहता है। ठीक है,
केंद्रक से अटैच रहता है, जो कि हम कल भी शायद इस पर चर्चा किए थे। कल किए थे जी? यस सर। जी सर किए थे, परसों भी किए। तुम खा करके नहीं आई है? कोई चलो, भोजन करके नहीं आई है क्या जी? आप लोग नहीं आई है क्या? यस सर, कोस आए। तो बोलती क्यों नहीं है? सिर्फ एक आई गई। कोचिंग में भी। सब चलेगा। देखिए, मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, कि हम मिटा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास इस प्रकार का व्यवस्था नहीं है। है। इसे काटेंगे सर। हाय सर। चलिए, इसमें देखिए, इसको कहते हैं कि केंद्रक से एक टेढ़ी मेढ़ी रचना जुड़ी हुई रहती है। क्या? टेढ़ी मेढ़ी रचना जुड़ी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं पता है? जिसको कहते हैं ER, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब समझेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका में ये जो है एक प्रकार का विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है, जो कि यहाँ से जिसके कारण मतलब क्या, उस पदार्थ का अधिकता के कारण जो कोशिका द्रव में जो राइबोसोम पाया जाता है, वो इनसे क्या होता है, चिपकते चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कम होता जाता है, वो राइबोसोम उस लास्ट तक नहीं चिपक पाते हैं। यदि वो रासायनिक पदार्थ वहां तक लास्ट तक जाएगा, तो वह क्या होगा, पूरा राइबोसोम उस पर चिपक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक ही ER में जहां तक आपका राइबोसोम का प्रेजेंटेशन हुआ, समझ रहे हो ना, जहां तक राइबोसोम का प्रेजेंटेशन हुआ यानी उपस्थिति है, उनको हम बोल दिए RER। और जहां जो है राइबोसोम की उपस्थिति नहीं हो पाई, उसको बोल दिए हम SER। SER का मतलब क्या होता है? खुरदरी। यस सर। खुरदरी नहीं, स्मूथ। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ। अब देखिए, आप सोचेंगे कि क्या चिकनी और स्मूथ क्या होता है, तो देख लीजिए आप लोग अपना अपना गाल छू करके चिकना है, लेकिन हम लोगों का क्या है, ये खुरखुरा है, इसको कहते हैं खुरदरी। क्या कहते हैं? खुरदरी। इसको कहते हैं खुरदरी। लेकिन जो सॉफ्ट है, आप लोगों का सब दिन सॉफ्ट रहेगा, लेकिन हम लोगों का कुछ सीमित लिमिट एज के बाद क्या होता है, खुरदरी हो जाता है। अरे हम लोग का नहीं होगा। हाँ, तुम लोग भी होगा। अभी तुम लोग है उस एज में है, तो तुम लोग नहीं आया, उसके बाद हो जाएगा। अब देख लो, इसको देख लो, सुमित को देखो, दाढ़ी मूछ सब आ गया, तो वो क्या है, धीरे धीरे उसका गाल खुरदरा होगा, तो उसको कहेंगे क्या, खुरदरी। खुरदरी मतलब क्या, रफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको बोलेंगे ER। क्या बोलेंगे? ER कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। 2 भागों में। किसके आधार पर? राइबोसोम की आधार। उपस्थिति के आधार पर। तो यहाँ पर इनको हम लिख देते हैं 2 भाग में। एक होता है RER, एक होता है SER। SER। तो हम यदि ER का पहले पूरा नाम लिख दे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। समझ गए? उसके बाद इनको लिखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आ गया। क्या आ गया? RER और SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, एक स्ट्रक्चर का और निर्माण करते हैं। देखिए, ये जो है सब जगह कहीं कहीं कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। हाँ, क्या कहाँ जा पाया जाता है?
कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है और केंद्रक से जुड़े भी होते हैं। इसको जो है क्या बोले, न्यूक्लियर पोर। ए बाबू सुनेंगे तो न्यूक्लियर पोर जो केंद्रक छिद्र है, इनसे क्या होता है, इनके और इनके बीच में पदार्थों का यदि घटबड़ पदार्थ का यदि घटबड़ हो जाती है तो केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद सुनो ध्यान से, अब सुनेंगे ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करता है, यहां से पदार्थों का बाहर करने का कार्य करता है। या फिर ये जो है कोशिका द्रव्य में जो बेकार पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उन पदार्थों को भी RER या SCR क्या करता है, उसको बाहर करने का कार्य कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है जी। चलिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक स्ट्रक्चर और है जिसको कहते हैं पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम। इस तरह से और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। देखिए इसमें जो है बहुत छोटी या रिक्तिका जो कहते हैं, बहुत छोटी या रिक्तिका क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, वैक्यूल, इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल। ये क्या होता है, मोनक। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग अगले पार्ट में क्या करेंगे, इसका बारी बारी से सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे इस प्रकार से छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं। क्या है, बहुत सारे। माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किसी भी जीव का कार्य क्षमता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या घटती बढ़ती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या घटती बढ़ती है। किसी में जो कि नॉर्मल रहेगा तो उसमें कम, और उससे ज्यादा रहेगा तो मतलब क्या, जो कार्य अधिक करता है वो कार्य करने के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या घटती बढ़ती है। तो आज बार इतना सा ही रहने देते हैं। उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग इनके ऑर्गेनेल्स के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में अगले वीडियो में